हल्के फुल्के ज्वेलरी और बेहद सलीके से किया गया मेकअप। दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी वह खुद को देख रही थी। आज उस पर रूप टूट कर आया था। खूबसूरत नए नक्श तो थे ही, जिसे ब्यूटिशियन ने मेकअप करके और भी उजागर और दिलकश बना दिया था। ब्यूटिशियन मोहल्ले की ही थी, कुछ देर पहले ही उसे तैयार करके गई थी। हालांकि वह किसी अच्छे पार्लर में भी जा सकती थी। उसके ससुराल वालों ने ऑफर भी किया था, मगर मासी ने इनकार कर दिया। उनकी अपनी एक अलग ही राय थी कि विदाई से पहले घर से दुल्हन का निकलना अच्छा नहीं होता। ऊपरी हवा का चक्कर होने का खतरा रहता है। मासी थी ही ऐसी पुराने विचार और वहमी टाइप की। खैर, उनकी बात मान ली गई थी। मोहल्ले वाले ब्यूटिशियन ने भी अपनी तरफ से उनको संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हारा दूल्हा तुम्हें इस रूप में देखेगा तो न जाने बेचारे का क्या हाल होगा। ब्यूटिशियन की बात याद आई तो होठों पर मुस्कान बिखर गई और खूबसूरत, हैंडसम, जादू भरी पर्सनैलिटी वाले शुभम मेहरा की तस्वीर उसकी आंखों के सामने लहरा गई, जो उसका होने वाला दूल्हा था। बारात आने में अभी कुछ ही देर बाकी थी तो थोड़ी देर आराम करने के इरादे से वह बेड पर आकर बैठ गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह लहंगा संभालते हुए उठी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मौजूद इंसान को देखकर एकदम पत्थर बन गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इंसान उसके घर तक, यहाँ तक कि उसके कमरे तक चला आएगा। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने अपने लंबे कद और जादू भरी पर्सनैलिटी का मालिक गौरव कुमावत उसके सामने खड़ा था। उसका बॉस, जिसके यहाँ वह 2-3 दिन पहले नौकरी छोड़कर आई थी। सर, आप यहाँ? उसके मुंह से अचानक निकला। गौरव कुमावत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो उसका हसीन रूप देखकर मानो किसी जादू में घिर गया। आप क्यों आए हैं यहाँ? प्लीज़ चले जाइए। आज मेरी शादी है, थोड़ी देर में बारात भी आने वाली है। प्लीज़ कोई तमाशा मत कीजिएगा। वह एकदम परेशान होकर बोली। घबराओ मत, तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए मेहमान बनकर आया हूँ। वो एक अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। उसी वक्त तो मौसी आ गई थी। अरे स्नेहा, तुमने अपने सर को अंदर नहीं बैठाया अभी तक? वह यहीं खड़े हैं। आओ ना बेटा, अंदर आ जाओ। मासी स्नेहा से कहने के साथ साथ गौरव से भी बोली। मजबूरन स्नेहा को उसे अंदर आने का रास्ता देना पड़ा। स्नेहा ने तो हमें बताया ही नहीं कि उसने अपने बॉस को भी अपनी शादी पर बुलाया है, वरना हम आपकी शान शौकत के हिसाब से कुछ तैयारी कर लेते। मासी कमरे में फैला सामान समेटते हुए शर्मिंदा से अंदाज में बोली। इतने बड़े अमीर कबीर इंसान को अपने घर में देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। कोई बात नहीं आंटी जी, वो मुस्कुराकर कहता हुआ सोफे पर बैठ गया। जबकि स्नेहा अब तक खामोश खड़ी थी, मगर दिल डर से धड़क रहा था। गौरव कुमावत का यूं उसके घर आना उसे किसी खतरे का एहसास दिला रहा था, मगर मासी के सामने वो उसे कुछ भी कह नहीं सकती थी, जो गहरी निगाहों से उसे ही देखे जा रहा था। मर्द लोग कहाँ बैठे हैं, आप मुझे बता दें, मैं वहीं जाकर बैठ जाता हूँ। सुजाता मासी उसके लिए चाय लेने बढ़ी तो उसने तुरंत उन्हें रोक दिया और उठता हुआ बोला, ठीक है, आओ बेटा। मासी कहते हुए आगे बढ़ गई। वो एक नज़र घबराई खड़ी स्नेहा पर डालकर उसे गहरी मुस्कान पास करता हुआ उसके पीछे निकल गया। कमरे से बाहर आकर उसने किसी को एक मैसेज सेंड किया और सुजाता जी के साथ मर्दों वाली साइड पर आकर बैठ गया। वहाँ बैठे तमाम मिडिल क्लास लोग अपने बीच इतने अमीर आदमी को बड़ी ही हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। गौरव कुमावत उन सबसे बेपरवाह अपने फ़ोन पर बिजी था। कुछ देर बाद अचानक शोर उठा कि बारात नहीं आ रही, दूल्हा कहीं गायब हो गया है। यह खबर दुल्हन बनी स्नेहा पर जैसे बिजली बनकर गिरी थी। अब क्या होगा? क्या लड़की ऐसे ही दुल्हन बनी रह जाएगी? अलग अलग सरगोशियाँ शुरू हो गई। उधर कमरे में स्नेहा अपनी किस्मत पर पत्थर बनी खड़ी थी। यह शादी तो खुद शुभम की तरफ से की गई थी। यह रिश्ता भी शुभम की तरफ से ही जोड़ा गया था, बल्कि शादी करने की बड़ी जल्दी थी उन लोगों को। अभी कल ही तो वह शगुन का सामान लेकर आए थे और कितने ज़्यादा खुश थे। अचानक से दूल्हा शादी से गायब क्यों हो गया, यह बात तो उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसी वक्त सुजाता जी जल्दबाजी में अंदर कमरे में दाखिल हुई और उसके सर पर लहंगे की लाल चुन्नी डालते हुए बोली, जल्दी से इसे सर पर डालो, अभी कुछ ही देर में तुम्हारी शादी है। जबकि वह तो अपनी मासी की बात सुनकर बुरी तरह हैरान हो गई थी। अभी तो उसने सुना था कि बारात नहीं आ रही, दूल्हा भाग गया है और अब अचानक उसकी शादी। वो पूछना चाहती थी कि किससे, मगर मासी ने उसे मौका ही नहीं दिया। तेजी से दरवाजे की तरफ मुंह करके कहा, लड़कियों जल्दी करो, स्नेहा को मंडप में लेकर चलो। तब तक उसके कुछ दोस्त और कुछ कजिन्स वगैरह अंदर आई और स्नेहा को दोनों तरफ से थाम कर मंडप की ओर लेकर चली। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतनी जल्दबाजी में यह सब क्या हो रहा था। सब ने उससे ले जाकर मंडप में बिठा दिया।
कुछ ही देर में पंडित जी ने शादी के मंत्र दोहराने शुरू कर दिए और जब उसके पास बराबर में आकर गौरव कुमावत बैठा तो वह तो जैसे पत्थर की बन गई थी, हिलना भी भूल गई थी, आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर सुजाता जी ने उसके कंधों पर दबाव डालकर खामोश रहने के लिए कहा तो वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन आंखों से आंसू जरूर भर आए थे। पंडित जी जैसा जैसा कहते जा रहे थे वह करती जा रही थी, जैसे एक पत्थर की बेजान तस्वीर बनी बैठी हो। हालांकि दिल तो अंदर से खून के आंसू रो रहा था। उसने जितनी भी रस्में थीं शादी की सब गायब दिमागी से की थी। तो गौरव कुमावत यह थी तुम्हारी चाल। शादी संपन्न होने के बाद उसने सदमे से निकलकर सोचा, गौरव कुमावत का यूं अचानक आना और दूल्हे का गायब हो जाना, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोचा समझा प्लान था, और जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गौरव कुमावत ही था। मैंने तुम्हें कोई खुशी दी तो मेरा नाम बदल देना गौरव कुमावत। तुम खुशियों के लिए तड़पोगे और तुम्हें खुशी नसीब नहीं होगी। जिस तरह तुमने मेरी खुशियों को आग लगाई है, मैं तुम्हारी खुशियां तुमसे छीन लूंगी। खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी स्नेहा शर्मा नहीं। उसने खुद से वादा किया और आंखों से गिरते आंसू जो गालों पर बहते चले जा रहे थे उन्हें जोर से रगड़कर साफ कर दिया। आंखों से इंतकाम की एक तेज चिंगारी निकल रही थी जो सब कुछ जला देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आज से 3 महीने पहले वह गौरव कुमावत इंडस्ट्री में जॉब के लिए गई थी। पढ़ाई पूरी न होने के बावजूद भी उसे उसके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नौकरी मिल गई थी, क्योंकि पढ़ाई के बीच ही उसने कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज और इसी फील्ड से रिलेटेड छोटी मोटी जॉब्स कर रखी थी। जॉब करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि 2 साल पहले जब उसके मम्मी पापा वैष्णो देवी मंदिर गए थे वहीं एक हादसे का शिकार हो गए और लौटकर वापस नहीं आ सके, तो उसकी इस भरी दुनिया में सुजाता मासी के सिवाय कोई नहीं बचा था। सुजाता मासी की खुद की 4 बेटियां थी, वह भी मजबूरन उसे अपने साथ ले आईं, लेकिन साफ शब्दों में कह दिया था कि अपना खर्चा खुद उठाओ। महंगाई के इस दौर में मैं तुम्हारे मौसा जी की चंद हजार की तनख्वाह से गुजारा नहीं कर पाती, तो मजबूरन उसे बीएससी के बाद पढ़ाई अधूरी छोड़कर जॉब के लिए निकलना पड़ा। कुमावत इंडस्ट्री जो शहर की जानी मानी मशहूर इंडस्ट्री थी, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब खाली थी और उसे कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे तुरंत ही जॉब मिल गई। कंपनी का मालिक गौरव कुमावत उस वक्त देश से बाहर था। उसके मैनेजर ने स्नेहा को हायर किया था। 1 महीना तो स्नेहा का बड़े ही सुकून से गुजरा। उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिल गई थी, जिसमें से उसने आधी सैलरी सुजाता मासी के हाथ पर रख दी और आधी खुद के लिए बचा कर रख ली, यह सोचकर कि मासी भी खुश हो जाएंगी और उसके खुद के खर्चे भी आसानी से निकलते रहेंगे। फिर एक महीने बाद गौरव कुमावत वापस आ गया। वो जो किसी अधेड़ उम्र बॉस की उम्मीद कर रही थी, एक यंग डैशिंग बॉस को देखकर हैरान रह गई। उसकी पर्सनैलिटी ने पहली ही नज़र में स्नेहा को बुरी तरह इम्प्रेस कर दिया था, मगर यह सिर्फ कुछ ही दिनों की बात थी। जैसे ही उसकी अकड़, सख्त मिजाज और रूखे रवैये सामने आए, स्नेहा के दिल से उसकी पर्सनैलिटी वाला जादू एकदम से खत्म होता चला गया। किसी एम्प्लॉय की छोटी सी छोटी गलती पर भी वह सबके सामने तमाशा खड़ा कर देता था। टाइम को लेकर इतना पंक्चुअल था कि अगर कोई एम्प्लॉय 1 मिनट भी लेट आता तो खड़े खड़े उसकी बेइज्जती कर देता। जब तक वो ऑफिस में रहता, ऑफिस के सारे एम्प्लॉय पर मानो एक तलवार सी लटकी रहती। लेकिन इस सब के बावजूद भी वे लोग नौकरी करने पर मजबूर थे, क्योंकि यहाँ सैलरी अच्छी मिलती थी। स्नेहा को भी एक दिन चामत आ गई। वो सुबह अपनी सीट पर आकर बैठी ही थी कि तभी गौरव कुमावत का उसके लिए बुलावा आ गया। वो तो उसके इतनी जल्दी आने पर ही बुरी तरह हैरान थी और अब उसके बुलावे पर चौंकते हुए उसके कमरे में चली आई। जी सर, आपने मुझे बुलाया? वो उसके सामने जाकर प्रोफेशनल अंदाज में बोली। गौरव कुमावत जो फाइलों वाली अलमारी में झुके खड़ा था, स्नेहा की आवाज़ पर पलटकर उसे देखने लगा। माथे पर बल पड़े हुए थे और खूबसूरत चेहरे पर पथरीले हाव भाव थे। मैनेजर मिस्टर मेहरा भी वहाँ चेहरे पर बेहद संजीदा हाव भाव लिए मौजूद थे और स्नेहा का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़कने लगा। मिस स्नेहा, कल छुट्टी से पहले सबसे लास्ट में आप आई थी मेरे कमरे में। यहाँ टेबल पर मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ाइल रखी हुई थी जो कि अब यहाँ से गायब है। सर, मैं नहीं जानती किसी फ़ाइल के बारे में और ना ही मैंने आपके कमरे में आकर किसी फ़ाइल को हाथ लगाया था। मेरे पास तो प्रेजेंटेशन वाली फ़ाइल थी जो मैं कल आपको चेक कराने आई थी। बुरी तरह परेशान हो जाने के बावजूद उसने शब्दों को मजबूत बनाते हुए कहा, आपकी बात मान लूँ, कौन आया था मेरे रूम में? आपके अलावा मिस स्नेहा, और फाइल आपके जाने के बाद ही गायब हुई है। इससे पहले ही वह टेबल पर मौजूद थी। गौरव कुमावत का अंदाज तेज और आवाज़ बुलंद थी।
सर आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। स्नेहा की आंखें बाहर आईं। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं आप पर? मैं यानी इस कंपनी का मालिक गौरव कुमावत तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा हूं? वो इतनी ज़ोर से बोला कि बाहर बैठे बाकी एम्प्लॉयज़ तक आवाज़ गई। कई लोग तो अपने कैबिन से झांकने भी लगे। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई फाइल नहीं उठाई। अब वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, अच्छा फिर यहाँ से कोई भूत ले गया? गौरव कुमावत का अंदाज आग में डूबा हुआ था। मुझे ही नहीं पता सर, मैं कुछ भी नहीं जानती। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर बर्दाश्त के बावजूद भी स्नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे सामने रोने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं। मिस स्नेहा सीधी तरह बताओ वह फाइल कहाँ है, किसको दी है? वो गजबनाक तेवरों के साथ जोर से दहाड़ा। सर मैंने कहा ना, मैंने नहीं उठाई फाइल। मुझे नहीं पता फाइल के बारे में कुछ भी। उसकी दहाड़ ने स्नेहा के रहे सहे होश भी छीन लिए। आंसू पहले से ज़्यादा जोर से बहने लगे। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मिस स्नेहा, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे वह फाइल चाहिए, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो कुछ पल घूरने के बाद उंगली उठाकर ठंडे अंदाज में वार्निंग देता हुआ बोला, जबकि स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे सारा खून निचुड़ गया हो। सहारे के लिए उसने टेबल पर हाथ रखा। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने आपकी फाइल नहीं उठाई, बल्कि मैंने तो देखी तक नहीं। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकते हैं, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके बाद गौरव जोर से हंसा, एक तंज भरी शातिर हंसी। बड़ी शातिर दिमाग पाया है तुमने। मेरे कैबिन के कैमरे का कनेक्शन पहले ही खराब कर दिया था और उसके बाद ही फाइल गुम हुई है। जानती भी हो कितनी कीमती फाइल थी वो? यह सुनकर स्नेहा सचमुच डर से कांपने लगी थी। यह तो एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें वो बुरी तरह फंस चुकी थी। लेकिन सर आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपकी कोई फाइल, बस नो आर्गूमेंट। अब जाओ यहाँ से और 1 घंटे बाद फाइल के साथ मेरे ऑफिस में हाजिर हो जाना। वो एकदम फैसला सुनाते अंदाज में हाथ उठाकर बोला। स्नेहा का पूरा बदन कांपने लगा। जिस फाइल को छूना तो दूर उसने देखा तक नहीं था, 1 घंटे के बाद कहाँ से लाती भला? सर भगवान की सौगंध, मैं सच कह रही हूँ, मैं मिस्टर मेहरा इनको यहाँ से निकालिए और ठीक 1 घंटे के बाद फाइल यहाँ टेबल पर होनी चाहिए। वो स्नेहा की बात को इग्नोर करते हुए सख्त आवाज़ में अपने मैनेजर मिस्टर मेहरा से बोला तो मिस्टर मेहरा भी बुरी तरह घबरा गया। मिस स्नेहा सर कह रहे हैं ना, या जाइए यहाँ से। मैनेजर ने भी सख्त अंदाज में कहा तो वह मरे मरे कदमों से बाहर आ गई और अपनी कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर रोने लगी। स्नेहा क्या हुआ, क्यों डांटा सर ने? उसकी कलीग कोमल फौरन उसके करीब आकर पूछने लगी। बाकी लोग भी उसके चारों ओर खड़े हो गए थे। स्नेहा ने रोते हुए पूरी बात बताई तो सबके चेहरों पर हमदर्दी के गहरे भाव उभर आए। गौरव कुमावत के मिजाज का सबको पता था। फाइल न मिलने पर वह स्नेहा को छोड़ने वाला नहीं था। कोमल के साथ साथ बाकी कलीग्स भी मिलकर उसे दिलासा देने लगे। यह सब क्या तमाशा चल रहा है? तभी अचानक गौरव गुस्से से तमतमाया हुआ वो अपने कैबिन से बाहर निकला और सबको स्नेहा के आसपास जमा देखकर वह गुस्से में बुरी तरह दहाड़ा था। तुम सब लोगों की इतनी हिम्मत कि यहाँ ऑफिस में ड्रामा कर रहे हो? सब लोग तुरंत अपनी सीट पर भागे थे, जबकि स्नेहा झट से अपने आंसू पोंछने लगी। गौरव पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे धीरे कदमों से चलते हुए स्नेहा के सामने आकर रुक गया। मिसेज स्नेहा, यहाँ बैठकर रोने और दूसरों की हमदर्दी बटोरने से बेहतर है कि जिसको फाइल दी है उसे वापस लेकर आओ और मुझे सौंप दो। नौकरी भी बच जाएगी और इज्जत भी। वरना याद रखना, अगर फाइल नहीं मिली तो नौकरी ही नहीं, अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठोगी। और हाँ, मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकता हूँ। स्नेहा ने कुछ पल तक सर झुकाए, दांत खींचकर आंसू रोके रखे, फिर अचानक खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसू से ज़्यादा गुस्सा और आत्मसम्मान चमक रहा था। बस बहुत हो गया सर, मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजती हूँ जहाँ झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे बार बार जलील किया जा रहा हो। मैं अभी इस वक्त रिजाइन दे रही हूँ। गौरव की आंखों में गुस्से की आग और तेज हो गई। उसने हाथ उठाकर धमकी भरे शब्दों में कहा, मेरी फाइल मेरे हवाले किए बिना तुम यहाँ से रिजाइन देकर नहीं जा सकती। अगर ऐसा किया तो मैं पुलिस को अभी बुलाऊंगा और तुम्हें यहीं से गिरफ्तार करवाऊंगा। उसकी गरज से पूरा ऑफिस सहम गया। स्नेहा वहीं ठिठक गई। बाकी सभी कर्मचारी भी अवाक रह गए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग जरूर सुनिएगा और आगे भी इस तरह की कहानी जारी रखूंगी मैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।